एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर और हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी और आज हमारा लेक्चर नंबर है 52। चैप्टर 5 स्टार्ट किए हुए हैं हम। और प्रीवियस लेसन में बच्चों हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़े थे, मियोसिस के होने के फ़ायदे पढ़े थे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा रिव्यू करते हैं पहले जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था। ऑगस्ट वेस्टमैन ने इसके सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब किया था। ऑगस्ट वेस्टमैन ने इसके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन किया था। एंड मियोसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फॉर इनहेरिटेंस। उसने 2 पॉइंट्स के साथ इसकी इम्पॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट वन वाज मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पहला पॉइंट था। इसमें आपने ये बात सुनी है कि हर एक सेल में, एक इंडिविजुअल के तमाम सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक स्पीशीज़ के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी पाई जाती है। ठीक है, एक जैसी क्रोमोसोम्स की तादाद कैसे मेंटेन रहती है? दिस इज़ मेंटेन बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। हमें ये पता है मियोसिस होती है टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है बेटे, गैमेट मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट्स। अब ये गैमेट मदर सेल्स जिन्होंने गैमेट्स बनाने हैं ये हमेशा मियोसिस के ज़रिए से हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। हमें पता है डिप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम्स जितने भी हैं वो डबल हैं, पेयर की फॉर्म में हैं, और उनसे हाफ हो जाएंगे तो वो हैप्लॉइड कहलाएंगे। ठीक है ना। तो गैमेट मदर सेल्स खुद जो थे वो डिप्लॉइड थे और जब उन्होंने गैमेट्स प्रोड्यूस किए आफ्टर मियोसिस उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई। बोथ इन गैमेट्स, इन मेल गैमेट्स स्पर्म्स एंड इन फीमेल गैमेट्स एग्स, दोनों में हैप्लॉइड हो गए। अब ये हैप्लॉइड क्यों हुए हैं? क्योंकि जब इन दोनों गैमेट्स ने फ्यूज़ होना है और जब एक सेल ज़ाइगोट बनाना है तो ये गैमेट्स, एग और स्पर्म जो आधे आधे क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लॉइड हैं, जब ये डिप्लॉइड सूरत में यानी ज़ाइगोट की सूरत में आते हैं तो उस वक्त उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही हो जाएगी जितनी गैमेट मदर सेल्स में थी। और हमें ये पता है कि ज़ाइगोट जो है वो आगे फर्दर माइटोसिस करता है और एक ज़ाइगोट्स एक सेल से एक इंडिविजुअल बनने तक के तमाम जितनी भी सेल डिविजन्स हैं दैट इज़ डन थ्रू माइटोसिस। इस तरह से क्रोमोसोम्स की तादाद ह्यूमन बींग्स में और तमाम दूसरे इंडिविजुअल्स में तकरीबन सेम रहती है। फिर दूसरी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी हैप्लॉइड फंजाई और प्रोटोजोन्स की, जिसमें उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि हैप्लॉइड बॉडी स्ट्रक्चर है इसलिए ये गैमेट्स भी माइटोसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसी पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में थर्ड एग्जांपल हमने डिस्कस की थी प्लांट्स की। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स कि प्लांट्स की लाइफ में 2 बड़ी जनरेशन्स पाई जाती हैं।
फर्स्ट वन इज स्पोरोफाइट एंड द सेकेंड वन इज गैमेटोफाइट। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करना है और गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करना है। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बता भी देती हूँ आपको दोबारा से। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका क्या मतलब है? ऑल्टर मीन्स चेंज होना, बदलना, जनरेशन नस्ल का। तो यहाँ पे दो जनरेशन्स होती हैं। फर्स्ट वन जनरेशन इज स्पोरोफाइट एंड द सेकेंड वन इज नेम्ड एज गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो हमेशा गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करती है और जो गैमेटोफाइट है वो हमेशा स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करती है। दिस इज नेम्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज नेम्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसकी मैं आपको डिटेल भी बता देती हूँ इसी को हम एक और सूरत में, क्योंकि स्पोरोफाइट नाम से पता चल रहा है स्पोरोफाइट एक ऐसी जनरेशन होगी जो कि डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल पाए जाएंगे और इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा ये जनरेशन स्पोरोफाइट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के जरिए से, मियोसिस हुई है, डिप्लॉयड है, स्पोर्स क्या हो जाएंगे? हैप्लॉयड हो जाएंगे। Haploid spores are produced by the process of meiosis from sporophyte. These spores germinate. Haploid spores हैं, germinate करेंगे, germinate by mitosis, और haploid ही gametophyte generation produce करेगा। Spore germinate by mitosis and give rise गैमेटोफाइट जनरेशन। क्योंकि ये गैमेटोफाइट जनरेशन जो है ये हैप्लॉइड स्पोर से डेवलप हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड एंड दिस कंटेन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। इसके अंदर दो तरह के गैमेट्स पाए जाएंगे। ठीक है, मेल गैमेट्स होंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे और फीमेल गैमेट्स होंगे और इनकी फर्टिलाइजेशन से, मेल और फीमेल गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। दिस इज n एंड दिस इज ऑल्सो n। तो जाइगोट जो होगा वो 2n हो जाएगा, n प्लस n 2n हो जाएगा। जाइगोट में क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लॉयड हो जाएगी एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बाय माइटोसिस। इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस होती है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, undergo meiosis, produce haploid spores. This spore germinate into gametophyte after mitosis, and this gametophyte, which is haploid, contain two types of gametes, male and female gametes, and these gametes fertilization, after fertilization a zygote is formed which is diploid, and this diploid zygote again give rise a sporophyte. In this way alternation of generation is occurring. Alternation of generation means कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है और दूसरी फिर से फर्स्ट वन को प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है और एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। आपने देखा कि स्पोरोफाइट ने जब भी स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं वो हमेशा मियोसिस के ज़रिए से प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद बेटे सेकेंड जो इसका सिग्निफिकेंस हमने स्टडी किया था दैट वाज
production of variations in next generation, production of variations in next generation. वेरिएशंस, कैरेक्टर्स में चेंजेस को वेरिएशंस कहते हैं। यहाँ पर सेल्स के अंदर चेंजेस आएंगी, वेरिएशंस आएंगी। क्यों? क्योंकि मियोसिस की प्रोफेज 1 में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब प्लाज्मेटा बनाते हैं, दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक सेगमेंट, और जीन्स के तबादले की वजह से क्रोमोसोम्स के ऊपर नए जीन्स आ जाते हैं। नए जीन्स के आने की वजह से क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक सेटअप जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। और जेनेटिक्स जीन्स के चेंज हो जाने की वजह से ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ ट्रेट्स जो ये जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं उनमें भी चेंजेस पाई जाएंगी। सो द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय meiosis have variations and these variations will come in next generation। और इसी वजह से जो बहुत सारे चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत चंद एक कैरेक्टर्स में रिजेम्बलेंस रखते हैं, जबकि बहुत सारे कैरेक्टर्स में डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होने की वजह ही दिस क्रॉसिंग ओवर है जो कि मियोसिस के दौरान में होती है। ठीक है, और ये वेरिएशंस ही हैं जो मियोसिस के प्रोसेस से आती हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। अगर 100% सब इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट्स जैसे हो जाएं तो सब में इम्यूनिटी स्टाइल एक जैसा हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक डिज़ीज़ हमला करती है तो सब एक जैसी पावर रखेंगे कि एट अ टाइम वो सब इन्फेक्शियस हो जाएंगे। लेकिन वेरिएशंस की वजह से, इन्हीं क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे बनते हैं उनके अंदर नए कैरेक्टर्स इस तरह के डेवलप होते हैं कि वो एनवायरनमेंट में खुद को ज़्यादा एडजस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। दे कैन फाइट विद इन्फेक्शंस, विद द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, इसी वजह से वो सरवाइव करते हैं। ठीक है बेटे, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स इन मियोसिस। अगर मियोसिस में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो क्या होता है? रिकॉल कर लें एरर्स इन माइटोसिस को। हमने कहा था कि माइटोसिस के होने की टाइमिंग्स होती हैं और कितनी बार होना है, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन्स। और अगर जीन्स इस बात को कंट्रोल नहीं करता, जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है, तो उस वक्त क्रोमोसोम सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते चले जाते हैं माइटोसिस से, और जिसके नतीजे में ट्यूमर्स बनते हैं। दैट इज़ द कॉज ऑफ कैंसर, और यही ट्यूमर जो हैं वो कैंसर बन जाते हैं। यहाँ पर एरर्स इन मियोसिस में हम बात करेंगे एनाफेज 1 की। एज यू नो नाउ कि हमने पढ़ा है कि मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 phases, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में एनाफेज 1 की डायग्राम को हम रिकॉल करते हैं। वहाँ पे क्या होता है एनाफेज 1 में? ड्यूरिंग मियोसिस 1, एनाफेज 1, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था दैट वाज पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है बेटे, और दोनों में से एक एक क्रोमोसोम को पुल किया जा रहा था ड्यूरिंग एनाफेज। इन क्रोमोसोम्स को पुल किया जा रहा था इस तरह से कि एक क्रोमोसोम एक साइड पे जा रहा था और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे जा रहा है। ठीक है बेटे, ये हो गई एनाफेज में पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं
ये होमोलोगस पेयर्स थे जो अब यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड एंड सेपरेटेड, जबकि मियोसिस 2 में क्या होता है, वहां पर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है इन दिस वे, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इनको पुल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज 2। एनाफेज 2 में यहाँ पर आप देख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर थे जो कि खींचे जा रहे थे और एक एक क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर sister chromatids are going to separate from each other in this way, और इनको पुल कर रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर्स। बच्चों ये जो पुलिंग है, पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स है बाय स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, if this pulling of chromosome is normal, अगर इनको नॉर्मली पुल किया जा रहा है तो इसको कहती हैं डिसजंक्शन। if the pulling of chromosomes in एनाफेज 1 आपने डायग्रामेटिकली देख लिया है कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम, जबकि एनाफेज 2 में chromatids are going to be separated. If pulling of chromosomes in anaphase 1 and anaphase 2 is normal, then it is known as डिसजंक्शन। इस पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को नाम देंगे डिसजंक्शन का, डिसजंक्शन। लेकिन समटाइम स्पिंडल फाइबर्स दोनों साइड पे इस तरह से नहीं बन पाते हैं कि वो इक्वली पुल कर पाएँ। एनाफेज 1 में भी ऐसा हो सकता है और एनाफेज 2 में भी ऐसा हो सकता है। जब ये पुलिंग हो रही है तो उसके नतीजे में समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि क्रोमोसोम्स आर नॉट इक्वली पुल्ड ऑन बोथ साइड्स, इक्वली नहीं खींचे गए हैं। हो सकता है कि ये क्रोमोसोम जो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ये इस साइड पे दोनों ही आ जाए इस तरह से, और यहाँ पर कोई भी स्पिंडल फाइबर उसको खींचने में नाकाम रहा है, ठीक है। और तो क्या होगा, अब देखें ये सेल्स जब क्रोमोसोम्स की पुलिंग हो रही है एनाफेज में इस तरह से हो सकता है, एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में भी जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ने सेपरेट होना है तो ये इस तरह से सेपरेट नहीं हुए, बल्कि पूरे का पूरा जो 2 क्रोमेटिड्स वाला क्रोमोसोम है वो एक साइड पे चला गया और यहाँ पर इस साइड पे इस जगह पे कोई भी क्रोमोसोम नहीं आ पाया। यहाँ पर क्रोमोसोम्स की पुलिंग इक्वल नहीं हुई है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर ऐसे नहीं बने हैं काइनेटोकोर फाइबर्स जो इनको इक्वली पुल कर पाएँ। तो उस वक्त उस प्रोसेस को कहते हैं
नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। पहले हमने बच्चों डिसजंक्शन को स्टडी किया, जब क्रोमोसोम्स की पूलिंग जो है चाहे वो एनाफेज 1 में है या एनाफेज 2 में है, इक्वली हो रही है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, जबकि एनाफेज 2 में sister chromatids are going to be separated with the help of spindle fibers, and if this pulling is normal then it is known as disjunction। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर क्रोमोसोम्स की पुलिंग इक्वल नहीं हुई है, यू कैन सी हियर कि ये क्रोमोसोम जो इधर आना चाहिए था वो उधर ही चला गया है, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की पुलिंग ऐसी नहीं हुई है, इफेक्टिव नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम एक दूसरी तरफ ज़्यादा मूव कर गया है और दूसरे पोल पर एक क्रोमोसोम कम हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स ने सेपरेट होना था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे एक क्रोमोसोम सेपरेट एक एडिशनल आ चुका है, जबकि इधर नहीं है। तो इस सूरत को कहते हैं जब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती हैं, देन द प्रोसेस इज नेम्ड एज नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। इसके नतीजे में ऐसे सेल्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, जब ये इस तरह की कंडीशन होगी तो क्रोमोसोम्स किस तरह से बनेंगे। ठीक है बेटे, जब न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि क्रोमोसोम्स के 3 सेट बन जाएं, जो कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ चुका है, और यहाँ पर एक क्रोमोसोम मिसिंग है। एक क्रोमोसोम जो है ये वाला मिसिंग है। तो इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये सेल्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे जिनमें या तो क्रोमोसोम की तादाद एक एडिशनल हो जाएगी, या ऐसे सेल्स भी होंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद एक कम हो जाएगी, एक क्रोमोसोम मिस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह से हो सकता है कि इसके नतीजे में, नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में क्रोमोसोम्स की तादाद बैलेंस नहीं होगी। यहाँ पर क्रोमोसोम इस तरह से पाए जाएंगे, जबकि दूसरी साइड पर क्रोमोसोम ये है, दूसरा मिसिंग है। दूसरा जो क्रोमेटिड इसको सेपरेट होकर इस साइड पे आना था वो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो हमें पता है कि मियोसिस होती है गैमेट्स बनाने के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए। तो जब ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ या डिसजंक्शन होगा तो ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेट सेल्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद या तो नॉर्मल से एक ज़्यादा हो जाएगी, लाइक दिस, एक ज़्यादा हो जाएगी, या ऐसे भी प्रोड्यूस होंगे एट अ टाइम, क्योंकि क्रोमोसोम्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी उन्हीं गैमेट्स के अंदर पाई जाएंगी। एक ही टाइम पर कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद ज़्यादा होगी, और कुछ गैमेट्स ऐसे होंगे जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद एक कम हो जाएगी। तो जब ये डिफेक्टिव गैमेट्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ये गैमेट्स डिफेक्टिव गैमेट्स जब प्रोड्यूस हुए होते हैं, नॉर्मल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ होके एक इंडिविजुअल की सूरत में आते हैं, तो उस इंडिविजुअल में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो एक इंडिविजुअल के सेल में 46 नॉर्मल होती हैं, अब क्या होंगे, जो नए इंडिविजुअल्स ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुए होंगे, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 नहीं होगी। उनके सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद या तो 45 होगी या फिर 47 होगी। दोनों पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे देखी जाएंगी। और उस सूरत में देखें, नेचर ने 46 क्रोमोसोम वाले एक ह्यूमन बीइंग को नॉर्मल पर्सनालिटी के साथ नेचर में प्रोड्यूस किया है, लेकिन जब एक क्रोमोसोम ही सिर्फ आउट ऑफ अरेंजमेंट आ जाता है
तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसी विरासती बीमारियां होती हैं जिसमें समटाइम आपने शायद देखा हो, एक बीमारी डाउन सिंड्रोम होती है जिसमें एक जो ह्यूमन बॉडी है उसमें फ्लैट फेस होता है और हेड जो है कुछ abnormal स्ट्रक्चर डेवलप हुई होती है डाउन सिंड्रोम में। दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्रोमोसोमल एब्रेशन और नॉन डिसजंक्शन। ठीक है बेटे, आज हमने पढ़ा है एरर्स इन मियोसिस। इसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी हैं, फर्स्ट वन डिसजंक्शन एंड द सेकेंड वन इज नॉन डिसजंक्शन। हमने कहा एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इक्वली सेपरेट होते हैं। और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स आर गोइंग टू बी सेपरेटेड। If this separation is normal, if the pulling of chromosome in anaphase 1, pulling of chromosome, homologous chromosome in anaphase 1 and in anaphase 2 में क्या होता है, sister chromatids separate होती हैं। अगर ये pulling normal है, ये separation normal है, तो उसको हम नाम देंगे disjunction का, उसको नाम देंगे disjunction का। लेकिन sometime ऐसा होता है कि this separation is not normal, then it is named as non-disjunction। non-disjunction को आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जब क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, आप देख रहे हैं एक साइड पे क्रोमोसोम जिसको पुल होके इधर आना चाहिए था इस ब्लैक को, ठीक है ना, लेकिन वो दूसरी तरफ जा चुका है। ये स्पिंडल फाइबर्स ने इक्वली पुल नहीं किया, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम मिस हो गया और यहाँ पर एक क्रोमोसोम एडिशनल हो गया। इसकी वजह से सेल्स में या तो क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाएगी या एक एडिशनल हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी सूरत में भी ऐसा ही होगा और इससे कुछ ऐसे गैमेट्स बनेंगे जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद या 45 होगी या 47 होगी इंस्टेड ऑफ 46 विच इज़ द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जी। और इन एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ आपसे दो टर्म्स पूछी जा सकती हैं, डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। तो आपने पहले तो ये बताना है डिसजंक्शन क्या है। डिसजंक्शन में स्टार्ट की लाइन से ही उन्होंने बताया है, ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू ऑपोजिट पोल्स, while during anaphase 2 sister chromosome separate, it is called disjunction। यहाँ तक डेफिनेशन मार्क करेंगे डिसजंक्शन की, और नॉन डिसजंक्शन में लिखेंगे क्योंकि आप रेफरेंस एनाफेज 1 और 2 का उसमें प्रीवियस में दे चुके हैं, तो दूसरी साइड पे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वहाँ पे लिखेंगे समटाइम द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल एंड इज़ कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। अगर आ रहा है दोनों का कंपैरिजन तो फिर तो आप दूसरी तरफ नॉन डिसजंक्शन में इतना ही लिख देंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ नॉन डिसजंक्शन आ रहा है तो आपको स्टार्ट से डिसजंक्शन से ही पहले बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डिसजंक्शन, फिर आपको नॉन डिसजंक्शन बताना होगा। और इसके आगे ये भी बताना है कि इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स विच हैव ईदर मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। If such abnormal gametes fuse with a normal gamete, it results abnormal chromosome number in next generation, for example 45 or 46 chromosome in humans। ठीक है बेटे, ये थे errors। अब next हम पढ़ेंगे comparison in mitosis and meiosis। जी बच्चों, अगला टॉपिक छोटा सा है जो हम प्रीवियस सारा पढ़ चुके हैं, उसमें से चंद एक पॉइंट्स को एज अ कंपैरिजन हमारी बुक में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कंपैरिजन, गिव अ कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। बुक में उन्होंने जो इवेंट्स का बताया है कंपैरिजन, उसके अलावा मैं बच्चों को ये भी बताती होती हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक आ जाता है तो आपका फर्स्ट कंपैरिजन दोनों की डेफिनेशन भी हो सकता है। आप यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर सकते हो। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 डॉटर cells, each
with the same number of chromosomes as were in parent cells. जबकि meiosis को आप define करोगे, it is a type of cell division in which one diploid eukaryotic cell give rise 4 haploid daughter cells. Diploid means chromosomes are in the form of pairs, while haploid means chromosomes are not in the form of pairs or half. जी, इसके बाद बेटे हमने देखा कि meiosis completes in 2 phases, meiosis 1 and meiosis 2. जो differences हैं वो आप mitosis के study करोगे with meiosis 1, क्योंकि meiosis 2 is very similar to माइटोसिस. ठीक है, यहाँ पे जो भी हम कंपैरिजन देखेंगे माइटोसिस का मियोसिस के साथ, तो मियोसिस 1 के साथ देखेंगे. ठीक है बेटे, मियोसिस 1 के साथ हम कंपैरिजन करेंगे. क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 इज ऑलरेडी सिमिलर टू माइटोसिस. तो यहाँ पर मियोसिस 1 के साथ डिफरेंस हम देखेंगे. आपने यहाँ पर डेफिनेशन को भी ऐड कर सकते हो. ठीक है बेटे, इसके बाद अब प्रोफेज में क्या डिफरेंस है दोनों की. यहाँ पर माइटोसिस की प्रोफेज को हम देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोफेज 1 देख लेते हैं. ठीक है, प्रोफेज में ये एक सेल था, यहाँ पे मैं अब सिंपली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन था, और जैसे ही न्यूक्लियस जो है प्रोफेज में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोफेज में आने पर क्रोमेटीन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, जबकि प्रोफेज 1 में यही अगर सेल प्रोफेज 1 में आ रहा है तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होंगे वो पेयर की फॉर्म में पाए जाएंगे. इन दिस वे विच वी नेम्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन दिखानी है. डिफरेंस जो है बेटे प्रोफेज और प्रोफेज 1 का, कि यहाँ पर नो होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म्ड, नो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, फॉर्म्ड. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर नहीं बनेंगे. इन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड नो क्रॉसिंग ओवर, और ना ही क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी. ये हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं. अब उन बातों को हम यहाँ पर एज अ कंपैरिजन यहाँ पर शो कर रहे हैं. जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes and crossing over occur. Crossing over occur. अब मेटाफेज का डिफरेंस देख लेते हैं. मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं सिंगल क्रोमोसोम्स ए लाइन होते हैं. ठीक है जी, इस तरह से सिंगल क्रोमोसोम्स वर ए लाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट. जबकि यहाँ पर मेटाफेज में, मेटाफेज 1 में रिकॉल करें क्या हुआ था, वहाँ पर क्रोमोसोम्स के पेयर थे जो इस तरह से लाइन अप हुए थे एट द इक्वेटर, एंड
स्पिंडल फाइबर्स, इनको यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम को होल्ड किए हुए थे, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंगल क्रोमोसोम्स ए लाइन, सिंगल क्रोमोसोम ए लाइन to form metaphase plate, metaphase plate। ठीक है जी, सिंगल क्रोमोसोम आप देख सकते हो, जबकि मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम A line to form metaphase plate। ठीक है जी, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस था कि वहाँ पे जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि यहाँ पर पेयरिंग भी हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की और क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है। मेटाफेज में single chromosomes align to form metaphase plate, while in metaphase 1 of meiosis homologous chromosomes align to form metaphase plate। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम हैं वो ब्रेक होंगे इन दिस वे, अ क्रोमोसोम ब्रेक एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जबकि एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में क्या होता है, ये जो पेयर है इस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक साइड पे ये सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम ब्रेक नहीं होते हैं, बल्कि पेयर में से एक एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पर एनाफेज में एक क्रोमोसोम ब्रेक होता है। एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्रोमोसोम ब्रेक, एक सिंगल क्रोमोसोम ब्रेक हो रहा है एंड क्रोमेटिड्स, जिसको हमने सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड, क्रोमेटिड्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, यहाँ पर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही हैं, जबकि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेटेड, homologous chromosomes, both homologous chromosome separated and each chromosome move towards the pole। जी, ये डिफरेंस हो गया एनाफेज का। अब दोनों के डॉटर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का डिफरेंस हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि दोनों के अंदर डॉटर सेल्स जो बनेंगे these are the two nuclei formed due to nuclear division of mitosis, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इस तरह से पाए जाएंगे। क्रोमोसोम्स जो हैं जी बच्चों, क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड हैं
और यहाँ पर एक एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मियोसिस 1 के नतीजे में जो 2 न्यूक्लियस की डिविजन्स हो जाएंगी, तो उसके नतीजे में जब 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद इस तरह से पाई जाएगी। हैप्लॉइड हो चुके हैं, वो डिप्लॉइड थे, लेकिन उनमें क्रोमोसोम्स जो थे सिंगल क्रोमेटेड थे। ये हैप्लॉइड हो चुके हैं। न्यूक्लियस हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो चुके हैं बट कंटेन 2 क्रोमेटिड्स, बट कंटेन, आप देख रहे हो 2 क्रोमेटिड हर एक के ऊपर हैं, 2 क्रोमेटिड्स। बच्चों ये है हमारा डिफरेंस या कंपैरिजन। पहला डिफरेंस मैंने आपको कहा है कि आप माइटोसिस का भी डेफिनेशन और मियोसिस की डेफिनेशन का ऐड कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है प्रोफेज का, बुक में जो उन्होंने पहला दिया हुआ है। प्रोफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती है और क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि वहाँ पे पेयरिंग भी हो रही है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है। मेटाफेज में सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, जबकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके अरेंज होते हैं टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में क्रोमोसोम ब्रेक होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम ब्रेक होता है और क्रोमेटेड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जबकि एनाफेज 1 में क्योंकि यहाँ पे पेयर की सूरत में है तो ये क्रोमोसोम ब्रेक नहीं होगा, बल्कि दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे और एक क्रोमोसोम एक पोल पे और दूसरा दूसरी साइड पे जाएगा। एट द एंड जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी माइटोसिस की, तो यहाँ पर डिप्लॉइड या क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही है जितनी पेरेंट सेल में है, लेकिन यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड रखे हुए हैं, जबकि यहाँ पर जब न्यूक्लियर डिवीजन इन मियोसिस कंप्लीट हो गई है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स की तादाद आप देख लें यहाँ से हाफ हो चुकी है, बट दे कंटेन 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये था बेटे कंपैरिजन, और बहुत छोटा सा लॉन्ग है ये, जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकता है, तो याद रखिएगा ये वाला आपको डायग्रामेटिकली डिफरेंस ही शो करना है। आपकी बुक में भी उन्होंने डायग्राम्स के साथ उसको लिखा हुआ है, आप इसी तरह से लिखेंगे भी और डायग्राम्स को भी बनाएंगे अगर लॉन्ग में आ जाता है। और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो आप इनमें से कोई से 2 पिक कर सकते हो। ठीक है बेटे।